गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 12 मई है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए वो महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग फिल करते हैं उसमें पीटी फैक्ट क्या पूछा गया है उस पर भी हम लोग नज़र डालेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण सुझाव के साथ साथ आप पीटी फैक्ट जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा ताकि एक्टिव मोड में काम किया जा सके। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, कल ही के न्यूज़ में मैंने आप लोगों को बोला था कि कल का जो निर्णायक फैसला आने वाला है, अर्थात जिसमें यह बातें की जा रही थी, जहां पर एक तरफ उपराज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में व्याख्या होने वाली थी और दूसरी तरफ राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में व्याख्या होने वाली थी। दूसरी तरफ यह भी बात थी कि कार्यपालिका शक्ति और विधायिक शक्ति के बीच अंतर क्या है इसको समझने के संदर्भ में प्रयास होने वाले थे। तो उसी के संदर्भ में आज का न्यूज एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है और यह आपको यूपीएससी से लेकर स्टेट पीसीएस के जीएस पेपर प्लस इंटरव्यू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से पीटी प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को अच्छे से कवर कीजिएगा ताकि आने वाले समय में कभी दिक्कत ना हो। तो पहला देखते हैं जो फैसला आया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनी गई सरकार प्रशासन पर नियंत्रण जरूरी है। यह दिल्ली के संदर्भ में बातें की गई है माननीय न्यायालय के द्वारा और ऐसा अपेक्षा की भी जा रही थी मेरे द्वारा और अन्य जो भी लोग थे कि जो फैसला आएगा कार्यकारी शक्ति जो होनी चाहिए, प्रशासन जो चुनी हुई सरकार है जो जनता चुन के भेजती है उसके ही समक्ष इर्द गिर्द होनी चाहिए। तो यहाँ पर बात करेंगे, यह टॉपिक आपको यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में आएगा। कार्यपालिका शक्ति क्या है, ठीक है, न्यायिक शक्ति क्या है, विधायक उपराज्यपाल की शक्ति क्या है, न्यायिक निर्णय क्या है, उसके संदर्भ में टॉपिक आएगा। साथ ही साथ में आप यह भी इसमें ऐड कर लीजिएगा विधायी शक्तियां क्या क्या है, उसकी सीमाएं क्या है, यह भी आपको समझने की जरूरत है क्योंकि चुनी हुई सरकार कहाँ से होती है, आपको विधानसभा में बैठी होती है और केंद्र के स्तर पर लोकसभा राज्यसभा में होती है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर विधायी शक्ति है। यहाँ पर कार्यपालिका शक्तियां कहने का अर्थ यह है कि राज्यपाल उपराज्यपाल जो होते हैं वो नियुक्तियां जो करते हैं वो कार्यकारी शक्तियां में आता है, इसलिए उनको कार्यपालिका शक्ति के संदर्भ में यहाँ व्याख्या की गई है। ध्यान रखिएगा, मिस गाइड मत होइएगा, सभी के टर्मोलॉजी अलग अलग है और यूपीएससी सीएससी बैच जो युक्ति है इस पर चलाया गया था आपको वहां पर कवर भी किया गया है कि राज्यपाल की शक्ति क्या है, उपराज्यपाल की शक्ति क्या है, उसकी विधायी शक्ति क्या है, कार्यपालिका शक्ति क्या है, न्यायिक शक्तियाँ क्या, सभी पर चर्चा की गई। तो उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। हम इसमें बात करने वाले, देखिए फैसले में क्या मतलब निकल रहे हैं उसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि देखिए दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के बीच जो फैसले आए हैं उसके बीच खींचातानी अंततः क्या हुआ, उसका पटाझिप अर्थात लगभग समाप्त होता दिखा। ठीक ना, ऐसा नहीं कि आज जो फैसला आ गया उसके बाद डिस्प्यूट नहीं होगा। यह राजनीतिक कार्य की शैली है जहां पर वाद विवाद लगातार होते हैं, शक्तियों का जो संतुलन स्थापित किया जाता है तो एक एक के द्वारा दूसरे के संदर्भ में शक्तियों का स्पष्टीकरण होता है तो वहां पर विवाद लगातार बने रहेंगे। ऐसा नहीं कि एक्सट्रीम हो गया है, फैसले आ गए हैं तो वो तत्काल रूप से अब आने वाले समय में यह बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो समय समय पर उठता रहेगा। अब सरकार का प्रशासन नियंत्रण जरूरी है, यह सर्वसम्मति से बातें की गई है कि जो चुनी हुई सरकार है ना उसको प्रशासन पर कम से कम नियंत्रण जरूर होना चाहिए, उसके निर्देशन में काम करना चाहिए और जनता के हित के संदर्भ में व्यापक निर्णय लेना चाहिए। इसके संदर्भ में यही बातें आ रही है। जब भी हम प्रशासन के पर नियंत्रण की बात करते हैं उसका आदर्श यही झलकता है कि प्रशासन पर नियंत्रण का आदर्श किस रूप से देखा जाएगा या क्यों देना चाहिए या किस रूप में होना चाहिए, उसके पीछे का मूल उद्देश्य क्या है। जब भी बात की जाएगी प्रशासन पर नियंत्रण के संदर्भ में उसके पीछे का जो बैकग्राउंड का जो पर्दे के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है ना, वही जो बातें मैं बोला हूँ, ज्यादा से ज्यादा जनता के हितों के संदर्भ में चुनी हुई सरकार उसको प्रत्यक्ष रूप से उसके जन सहभागिता प्राप्त करते हुए कार्य निर्देशन करे। ये चीजें स्पष्ट हो गई। आगे बात होगा यहाँ पर अब अधिकारियों का ट्रांसफर और पोस्टिंग दिल्ली सरकार के अधिकार में, तो यही कार्यकारी शक्तियां हैं। अगर
आपको अस्थायी नौकरशाही की बात की जाए तो उसकी नियुक्तियां, ट्रांसफर, पोस्टिंग, जो भी बातें होनी चाहिए, देखिए पूरी एक तरफे तरीके से तो निर्णय यह नहीं ले पाएगा ना। मान लीजिए आईएएस आईपीएस की नियुक्ति करनी है या किसी केंद्रीय स्तर के अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग की बात होगी, तो केंद्रीय एजेंसियां जो है उससे तो कोऑर्डिनेशन तो बनाना ही होगा ना। पर वो कौन व्यक्ति, मान लीजिए दिल्ली का ये क्षेत्र है, इस मान लीजिए हम 10 ब्लॉक में हम डिवाइड कर देते हैं, 10 क्षेत्र में हम डिवाइड कर देते हैं, मान के चलिए इस क्षेत्र में कौन सा अधिकारी होगा, इस क्षेत्र में कौन सा अधिकारी होगा, इसका निर्णय कौन करना, किसे करना चाहिए? जो चुनी हुई सरकार है, जो है ना जनता के हितों के संदर्भ में काम कर रही है। अर्थात कहने का मतलब जो हमारे यहाँ विधायी प्रक्रिया अपनाई, संसदीय प्रक्रिया अपनाई गई, जिसमें जवाबदेह किसे बनाया गया है? जवाबदेह चुने हुए प्रतिनिधियों को बनाया गया है। उस अपने कार्यशैली के संदर्भ में, अपने कार्य क्षमता के आधार पर, अपने आवश्यकता के आधार पर, अपनी नीतियों के आधार पर अपने अधिकारियों अर्थात अपने सिस्टम को है ना मैनेज करने का उसे अधिकार होना चाहिए। यह बातें यहाँ की जा रही है। तब ये अधिकार, ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार उसे ही प्राप्त होना चाहिए। यहाँ पर वो किसे रखेगा, किसे नहीं रखेगा या खाली ही छोड़ेगा, यह अधिकार उस चुने हुए प्रतिनिधि को होनी चाहिए। चलिए आगे बात करेंगे। अब यहाँ पर दिल्ली में विशेष स्थिति है। मैंने आप लोगों को जब उपराज्यपाल की शक्ति पढ़ाया था, लक्षद्वीप की उपराज्यपाल की शक्ति, दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस में ही कवर किया गया। जाइएगा प्रीवियस वीडियो देखिएगा, आपको मिल जाएगा। युक्ति है इसके ऐप पर, यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, 2022 का दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस का प्लेलिस्ट निकालिएगा। प्लेलिस्ट में जाके दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस 2022, उसमें आपको सारी चीजें कवर हो जाएंगी। बात यहाँ है, समझने की बात है कि यह दिल्ली में ऐसा पेचीदा मामला क्यों हो जाता है, लक्षद्वीप में ऐसा देखने को नहीं मिलता है, या अन्य जो केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर केंद्रीय एजेंसियां वहां नहीं देखने को मिलता है। लक्षद्वीप में भी तो आपको विधानसभा वाली सरकार वहां है, तो ऐसा विवाद वहां नहीं देखने को मिलता है, पर दिल्ली में जरूर देखने को मिल जाता है। तो मैंने उस दिन स्पष्ट किया है, जाके उस वीडियो को देखिए, ऐसा मूल कारण क्या है, ऐसा क्यों स्थिति उत्पन्न हो जाती है। स्पेशल स्टेटस जो दिल्ली को दी गई है राजधानी क्षेत्र के तौर पर, उसी के संदर्भ में डिस्प्यूट का क्षेत्र बढ़ जाता है। तो मूल रूप से यही समझिएगा, जो केंद्रीय एजेंसियां, देखिए लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर सर्विसेज पर विधायी और प्रशासनिक अधिकार दिल्ली सरकार को। अर्थात 3 जो बातें की जा रही है, जिसमें हम बात करेंगे, देखिए जिसमें बात हो रहा है लोक व्यवस्था का, पुलिस और भूमि का, जो केंद्र एजेंसियां अर्थात केंद्र की सरकार गृह मंत्रालय के अधीन होते हुए कार्य करती है, वहां पर आप समझिएगा। यहाँ पर फिर बातें, बाकी जो चीजें सर्विसेज है, जो सेवाएं देना है, सेवाओं में बहुत सी चीज आ जाएंगे शामिल, तो उसको कौन प्रोवाइड कराएगा? वहां की विधायी सरकार, जो चुनी हुई सरकार होगी। और यही कॉन्सेप्ट सभी जगह संसदीय व्यवस्था में होता भी है, ध्यान रखिएगा। सर्विसेज प्रोवाइड कौन करेगी? जो जनता द्वारा चुनी गई प्रतिनिधि सरकार होती है वो करेगी। तो यहाँ पर इन चीजों को स्पष्ट कीजिएगा। अब देखिए इस फैसले में कौन कौन लोग शामिल थे, इसे जरूर याद कर लीजिएगा। क्या होता है कि पीसीएस लेवल का, जैसे बीपीएससी का एग्जाम हो, यह खतरनाक एग्जाम होता है, इसमें यहाँ पर किसी महत्वपूर्ण फैसले में कौन जज शामिल है ना, वो पूछ देगा। अभी हाल ही में कोई एग्जाम था जहां पर प्रश्न पूछा गया है, उससे पहले आपको याद होगा बीपीएससी में सीए का कौन पार्टी समर्थन किया है, कौन विरोध किया, इससे संबंधित प्रश्न पूछा है। या तो फिर एक मामला था 370 के मामले में कौन पार्टी समर्थन किया है, कौन नहीं किया, इससे बीपीएससी ने प्रश्न पूछा है। तो इस प्रकार के जो भी महत्वपूर्ण निर्णय हम आएंगे ना, जहां पर संस्थाओं के संदर्भ में सीमाओं का निर्धारण करता है, उससे संबंधित निर्णय में जो भी लोग शामिल है, उनका थोड़ा सा नाम आप लोग को याद रखिएगा, बस रिमाइंडर में, कि ताकि आए प्रश्न तो उसको क्या करना है, छोड़ना नहीं है। तो ये सब एटम बम होता है, छोटका छोटका मिर्चैया पड़ाका जिसे आप लोग कहते हैं हम लोग आम भाषा में, जो छोटा रहता है, आवाज बहुत अच्छा करता है, ज्यादा समय तक असर भी करता है। ज्यादा पैकेट लीजिएगा, 50 रुपये का पैकेट में, 80 रुपया 100 रुपये का पैकेट में आप 1 घंटे तक आराम से एक एक करके पड़ाके फोड़िए। वैसे ही ये प्रश्न होते हैं, छोटे से होंगे पर बहुत असरदार होंगे। अगर एक क्वेश्चन अगर आप ये सॉल्व कर लेते तो आपका सिलेक्शन का और भी पुख्ता हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा, एक सिलेक्शन कम हो जाएगा। और ये बहुत आसान है, कुछ नहीं, क्या करना, पहले तो चंद्रचूड़ है, शाह है, नाम याद रखिएगा, मुरारी नाम याद रखिएगा, कोहली याद रखिएगा, नरसिम्हा। इन चारों का नाम अगर उसमें होगा, 5 लोगों का नाम होगा, तो क्या करना है कि आपको टिक करके चलाना है।
अब दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियों की व्याख्या करते हुए एक बार फिर दोहराया गया कि जिन मामलों में दिल्ली विधानसभा को विधायी शक्ति प्राप्त है उन मामलों में उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से बंद है। अब मैं उस पहले दिन भी आप लोगों को पहले भी बातें की गई थी। देखिए बस क्या मामला क्या है ना, कोऑर्डिनेशन का, ईगो क्लैशिंग का मामला है दिल्ली और उपराज्यपाल के बीच। अब मैंने एक टर्मिनोलॉजी यूज किया था बस आप लोगों को समझाने के लिए, ननद और जो सास और बहू का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो लागू होता है। जहां पर कितने भी बेहतर रिश्ते बनाने का प्रयास कीजिएगा, डिस्प्यूट के मार्ग जरूर खुले रहते हैं। वैसे ही ननद और भाभी में होता है, तो वैसे ही यहाँ पर है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार है ना, चाहती नहीं कि बेहतर प्रशासन चले। अब जो उपराज्यपाल वो भी नहीं चाहते कि चुनी हुई सरकार काम नहीं करे, वो भी जनता के, दोनों का उद्देश्य जनता का हित पूर्ति करना है। पर कुछ बातें ऐसी है कि आप मेरे अधिकार क्षेत्र में आके कैसे ऑर्डर कर दिए, या तुम मेरे अधिकार में आके कैसे ऑर्डर कर रहे हो, या इस प्रकार से कुछ चीजें स्पष्ट होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, संवाद बेहतर जरूरी है कि आप है ना, एक गार्जियन के तौर पर उपराज्यपाल होता है या राज्यपाल राज्यों में होता है गार्जियन के तौर पर, तो आप बात करिए, संवाद कीजिए और टेबल पर बैठ कर चीजों को सॉर्ट आउट कीजिए। पर क्या होता है यहाँ पर, मामला क्या था, पत्र और लेख के माध्यम से होता था, मीडिया के माध्यम से होता था, ट्विटर के माध्यम से होता था। तो यहाँ ईगो क्लैश हो जाता था और डिस्प्यूट बढ़ जाता था, यही मामला था और कुछ बड़ी बातें नहीं थी। ऐसा नहीं कि एक साथ दोनों जाएंगे तो दोनों एक दूसरे का हाथापाई पे उतर जाए, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों बेहतर तरीके से काम कर रहे थे अपने अपने सीमाओं में। पर बात यह है कि ईगो क्लेश और ये जो कॉन्सेप्ट आया था जिसके आधार पर शक्तियों का स्पष्ट व्याख्या नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ पर ये चीजें स्पष्ट हो गई। और यह आपको राज्यों के लिए भी यह लागू होता है, केवल उपराज्यपाल के लिए नहीं। शक्तियों की व्याख्या है जो दोहराया गया, जिसमें बातें की, जो विधानसभा चुनी हुई विधायी शक्तियां होती है उन मामलों में मंत्रिपरिषद की सलाह अनिवार्य है। केंद्र के स्तर पर यही स्थिति है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानना बाध्य है। हालांकि एक बार पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है, पर दोबारा जब आएगा तो वो पुनः बाध्य हो जाता है। क्योंकि देखिए संसदीय व्यवस्थाओं का मूल मंत्र क्या है, मूल मंत्र यही है कि जनता जो चुन के भेज रही है ना, उस पर बिलीव कीजिए आप, कि जो चुन के भेज रही है, आप किन लोगों को चुन के भेजिए, जनता डिसाइड करेगी ना। और ये चीजें समझने की जरूरत है। बाकी कहानियां सब आपको पता है, मैंने आप लोगों को बता दिया है, आप उसे याद रखिएगा। अब देखिए एक चीज और भी, यहाँ पर आ जाइएगा आप लोग उद्धव ठाकरे के मामले में। चलिए उसमें भी मैंने कुछ बातें आप लोगों को स्पष्ट किया था, जहां पर कुछ चीजें ध्यान रखने की जरूरत होती है। जहां पर बातें की जाती है, अगर कोई पार्टी पार्टी कार्य कर रही है और कुछ कारण से बहुमत उसे खो रहा है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल को चाहिए कि उस पार्टी विशेष को न कुछ वक्त दे। ऐसा कॉन्सेप्ट है। उसे 1-2 दिन का अतिरिक्त समय दीजिए, क्योंकि वो सरकार रेगुलर चला रही है पिछले 2-3 सालों से, मान के चलिए, तो उसे विशेष कैटेगरी देना चाहिए। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि राज्यपाल यह दम आंख बंद करके यह फैसला कर ले कि नहीं, तुम बहुमत खो दिए हो और दूसरे को मौका नहीं दिया। दूसरे को मौका जरूर दीजिए, पर उस दूसरे को मौका देने से पहले इस जो पार्टी जो चला रहा है, वर्तमान में सरकार जो चला रहा है, उसे एक अवसर जरूर देना चाहिए, उसे स्पेशल प्रिविलेज जरूर देना चाहिए। ऐसा मामला आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, ऐसा मामला बिहार में भी देखने को मिला था। सोच के देखिएगा, जब एक दिन सुबह नीतीश कुमार जी के द्वारा ऐसा हुआ कि भाजपा समर्थन वापस लेके महागठबंधन में जुड़ लिया गया और चीजें स्पष्ट हो गई थी। क्योंकि यहाँ पर देखिए बात समझने की जरूरत है कि हम व्यवस्थाओं को कैसे मॉडरेट कर रहे हैं या किस तरह से बदलाव ला रहे हैं, या भविष्य को निर्धारित करेगा, भविष्य में लोकतंत्र को कैसे जीवंत रखा जाएगा। इसके प्रत्येक उदाहरण आने वाले समय के लिए ना रोड मैप बन जाता है ना। तो हर वो कदम को हम बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएंगे। और सिंधे गुट वाली जो बात थी, जो बातें हुई थी कि किसे मिलना चाहिए अधिकार बरकरार, सिंधे सरकार की नियुक्ति तरीका गलत नहीं था, पर जो जल्दबाजी की गई थी ना, वो उस जल्दबाजी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया था। और न्यायालय ने इसी संदर्भ में बातें किया है। देखिए यहाँ बातें की गई है कि देखिए यहाँ बातें हुई है
राज्यपाल और स्पीकर की भूमिका पर सवाल उठाया। राज्यपाल को उद्धव को सदन में बहुमत साबित करने के लिए कहना सही नहीं था, क्योंकि उसके समक्ष यह निष्कर्ष निकालने के कारण पहुंचने के कारण सामग्री नहीं थी। अब मान लीजिए वो अल्पमत में आया है, अल्पमत में कोई सरकार आई है, उसे तुरंत आप क्या कहिएगा बहुमत साबित करने के लिए, तो ये कैसे पॉसिबल है? अभी वो तो सारे एनालिसिस करेगा ना, तो उसे कम से कम 24 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटे का समय दीजिए ना, तो चीज़ों को समझ के उसके बाद चीज़ों को स्पष्ट कर पाएगा और उसे खुली पूरी बहुमत साबित करने का अवसर देना चाहिए। इसी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया है कि तुरंत तत्काल उसे बुला लेना बहुमत साबित करने के लिए, या कहीं न कहीं किसी जो व्यवहार में जो मान्यताएं स्थापित है संसदीय व्यवस्था में लोकतंत्र को बेहतर बनाने के लिए, वो कहीं कहीं अछूता हुआ स्थिति महसूस होता है। और साथ ही साथ इस पर स्पीकर की जो भूमिका थी, जिसमें जो अयोग्यता साबित करना था, जिसमें विधायक लोग फेरबदल किए थे, उसमें अयोग्यता के मामले में इनकार कर दिया है न्यायालय के द्वारा, और स्पीकर से कहा कि तर्क संगत समय में अयोग्यता की याचिका का फैसला करे, क्योंकि स्पीकर इन विधायकों के योग्यता के संबंधित निर्णय लेने में अहम भूमिका अदा करता है। तो उसके संदर्भ में बातें की गई है, तो वहाँ भी स्पीकर की भूमिका को प्रश्नचिन्ह किया गया। और दूसरी चीज याद रखिएगा, चुनाव चिन्ह तय करने में चुनाव आयोग की कार्रवाई पर सवाल उठाया है। क्या कार्रवाई पर सवाल उठाया? देखिए, बात है कि कुछ चीजें समझिएगा यहाँ पर। प्रक्रिया गलत नहीं अपनाया चुनाव आयोग ने कि हाँ किसे मिलना चाहिए चुनाव चिन्ह, पर बात यह है कि चुनाव चिन्ह किसी का सिंबल होता है ना, उसके 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 भविष्य, वर्तमान, भूत, वर्तमान और भविष्य का सिंबल होता है। तो जिस पार्टी का निर्माण जिस वर्ग के द्वारा किया गया है, जिस लोगों के द्वारा किया गया, जिस परिवार के द्वारा किया गया, जिस पार्टी समूह के द्वारा किया गया है, वहां पर बातें की जा रही है कि चुनाव आयोग ने किस प्रक्रियाओं के संदर्भ में इसका, अब मान लीजिए युक्ति है, इसका लोगो है, ठीक है, मान के चलिए युक्ति है इसका लोगो है। अब ये लोगो का जो कॉन्सेप्ट है उसमें परिवर्तन करने की शक्ति, अगर मान लीजिए मैं किसी कंपनी के साथ टाई अप करता हूं, तो इसकी सॉवरेनिटी किसको देनी चाहिए कि लोगों के संबंधित अधिकार किसे होना चाहिए? हमें ही होना चाहिए। कि जो बाहरी लोग आएंगे किसी कारणवश, मान लीजिए मेरे शेयर में हिस्सेदारी होते 50+ उनका शेयर हो जाता है, तो क्या वो इस लोगों को चेंज करने की शक्ति उन्हें प्राप्त होनी चाहिए? शक्ति है, फिर भी क्या है कि उन्हें ना नैतिकता के आधार पर क्या करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। रीजन इसके पीछे क्या है कि भावनाएं कायम होती है, एक स्वच्छ भावनाएं कायम होती है। तो इसके संदर्भ में आपको प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया। तो आगे हम लोग बात करेंगे, उस दिन बात भी हुई थी। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे टॉपिक पर कवर करेंगे। चलिए देखिए, यह आप लोग आज जरूर पढ़िएगा, अच्छे तरीके से पढ़िएगा। द्विपक्षीय संबंध में सारी चीज़ों को अंडरलाइन मैंने कर दिया है, उसे आप लोग जरूर पढ़िएगा। क्योंकि देखिए, भारत में अमेरिकी राजदूत की नियुक्ति की गई है, वो किस प्रकार से भविष्य देख रहे हैं भारत में अमेरिकी रिश्तों के बारे में, तो यह यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में आएगा टॉपिक में। तो किस प्रकार से भविष्य देख रहा है अमेरिका भारत में, उसके उद्देश्य क्या है, अर्थात लक्ष्य क्या निर्धारित किए, सभी पर चर्चा की गई, अंडरलाइन कर दिया गया है। और कैसे रिश्ते प्रगाढ़ होंगे, मजबूत होंगे, उसके लिए क्या कार्यशैली होगी, उस पर आपको क्या किया गया है, इनसे प्रश्न चिन्ह किया गया। कल ये थोड़ा सा क्या थे, जो एरिक गारसेटी हैं, वो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय ब्यूरो चीफ के साथ संवाददाता के साथ इंटरव्यू दिए हैं, तो उसमें ये बातें स्पष्ट हुई है। फिर तेल क्यों नहीं, भारत रसिया से क्यों तेल खरीद रहा है, तो ये सब पर विस्तृत चर्चा की गई है, जो विभिन्न टॉपिकों पर मैंने पहले भी चर्चा किया। बस ध्यान ये रखना है कि इनके आदर्श को समझना है कि किस संदर्भ में राजदूत के द्वारा बातें की जा रही है। वो 3 क्षेत्र इनके द्वारा निर्धारित किया गया, 3 क्षेत्र क्या क्या है उसे आप लोग याद रखिएगा, कहीं काम देगा आप लोग को। शांति स्थापित करना चाहता है, ये क्षेत्रीय बहुउद्देशीय सीमाओं के संदर्भ में शांति स्थापित करना चाहता है अमेरिका। ज़्यादातर से ज़्यादा लोगों को संपन्न बनाना चाहता है, साथ ही साथ लोगों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित करना चाहता है। तो ये 3 मुद्दे हैं जो मुख्य रूप से ऐसी के सब टॉपिक में बहुत से मुद्दे हैं जो यह पूरा करना चाहता है, एक बेहतर शासन व्यवस्था को स्थापित करने के लिए। तो ये सब चीज़ें, महिलाओं को सशक्त बनाना चाहता है, ये सब कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चलिए
नेक्स्ट टॉपिक है 98 का परमाणु परीक्षण भारत के गौरवशाली दिनों में से एक है, हमारे पीएम के द्वारा कहा गया है। उससे पहले आपको यह समझना है कि इससे कितना डाटा आप लोग निकाल सकते हैं। बहुत डाटा यहाँ दिया गया है जो आपको विभिन्न टॉपिक में कवर करेगा। जैसे यह यूपीएससी के जीएस पेपर थर्ड में यह टॉपिक आएगा, रक्षा प्रौद्योगिकी या प्रौद्योगिकी विकास किस रूप से कर रहा हमारे यहाँ साइंस टेक कैसे डेवलप हो रहा है, उसके संदर्भ में बहुत से डाटे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ध्यान रखिएगा, यह प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर दिल्ली के प्रगति मैदान में एक कार्यक्रम के दौरान उद्घाटन में 5800 करोड़ रुपए से अधिक कई वैज्ञानिक परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कौन सा दिवस पर था, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर। तो 98 हमारा एक रोड मैप था। उससे पहले पीटी क्वेश्चन बताइए कि परमाणु परीक्षण 2 पहले किए गए थे, 98 से पहले एक किया गया है, तो उसका नाम क्या था, और 98 में जो परमाणु परीक्षण किया गया उसका नाम क्या था। तो चलिए दोनों का नाम बताइएगा पीटी फैक्ट के तौर पर। अब देखिए, सरकार प्रौद्योगिकी की समावेशी एजेंट के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। विज्ञान प्रौद्योगिकी उसकी सरकार के एक बड़े बदलाव की शुरुआत की है। 10 साल पहले सालाना लगभग क्या है 4000 पेटेंट पंजीकृत होते थे, वर्तमान में 30,000 हो रहा, तो संख्या लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है। तो ध्यान रखिएगा 2014 से देश में 100 स्टार्टअप थे, अब इसकी संख्या 1 लाख से करीब अधिक पहुंच गई है। तो ये हमारे देश के लिए अच्छा है। और सरकार अपनी सभी जो भी सरकार होती है अपनी उपलब्धियां गिनाती है, तो आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए कि अभी वह स्टार्टअप कितना है, अभी कितना पेटेंट आ रहा है। अभी अगर मान लीजिए हम अपने कहीं भी इसका डाटा यूज कर सकते हैं, जिस संदर्भ में प्रश्न पूछेगा वहां पर। अब पहले सालाना 70,000 ट्रेडमार्क पंजीकृत होते थे। ट्रेडमार्क अर्थात किसी का अपना ट्रेडमार्क होता है, बिजनेस मार्क होता है, अब है इसका 2.5 लाख हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी आंकड़ा है। ये फिर इंक्यूबेशन केंद्रों की संख्या 2014 में 150 थी, अब बढ़कर 650 हो गई। तो ये सब डाटा आपको यूज करना है। आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप किए हुए है, सिस्टम है, या विकास के उस स्तर तक पहुंच गया जो दुनिया का अनिश्चितताओं दौर से गुजर रही है, सामर्थ्य है, ये सब बातें गई। पोखरण के 25वीं वर्षगांठ पर लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इंडिया, होमी बाबा कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र जितनी उड़ीसा में, टाटा मेमोरियल अस्पताल मुंबई का, प्लेटिनम जुबली का भी ब्लॉक शामिल था इसमें। तो ये सब चीजें आप लोग याद रखिएगा, पीटी फैक्ट के तौर पर प्रश्न पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे यूपीएससी के जीएस पेपर 2 द्विपक्षीय बहुपक्षीय संबंध अंतर्राष्ट्रीय संगठन में यह टॉपिक कवर करेगा। वर्तमान जो हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनके द्वारा 3 देशों का दौरा किया जा रहा है। किन देशों का? स्वीडन का, बांग्लादेश का, बेल्जियम का। कब से कब होगा ये पीटी फैक्ट में प्रश्न पूछ देगा आप लोगों को पीसीएस के लेवल पर। अब ढाका में आयोजित होने वाले हिंद महासागर सम्मेलन से 6ठे संस्करण में शामिल होंगे। तो चलिए आप लोगों को पहले मैंने कवर कर चुका हिंद महासागर क्या है, हिंद महासागर सम्मेलन क्या होता है, किस रूप से इसमें देश की भागीदारी होती है, पहले भी मैं चर्चा कर चुका। तो पीटी फैक्ट में आप लोगों को बताना है हिंद महासागर सम्मेलन की जो बैठक होने वाली है उसके लक्ष्य क्या निर्धारित किए गए हैं, पहले इसका गठन कब किया गया, इसमें कौन कौन से देश शामिल है, ये सब पीटी फैक्ट के तौर पर आप लोग बताइएगा। दूसरा कि दूसरे हिंद प्रशांत मंत्री स्तरीय मंच अर्थात इंडो पैसिफिक मिनिस्ट्रियल फोरम की जो बैठक में भाग लेंगे आपको यूरोपीय संघ यूनियन के दूसरे बैठक होगी इसमें। तो यह संगठन किस रूप से काम करता है, उद्देश्य इसके क्या है, इसका गठन कब किया गया, तो इसके भी आपको पीटी फैक्ट का उत्तर देने, और सभी पर पहले मैं चर्चा कर चुका है इसलिए दोबारा चर्चा नहीं हो रही है। पीडीएफ देखिएगा आप लोग या वीडियो जाके देखिए, चीजें जल्दी जल्दी हम लोग अधिक से अधिक टॉपिक को कवर कर सकेंगे। नहीं तो यही सब टॉपिक बार बार रिवाइज होता है और इसी में फंसे रह जाएंगे, तो फिर जो बेस्ट स्ट्रीम आप लोग को प्राप्त होना वो नहीं हो पाएगा। तो आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए, थोड़ा सा सर्ची बनना सीखिए। जो नए हैं अगर नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे इसको पढ़ना है, तो गूगल पर सर्च करके एक रिव्यू ले सकते हैं कि क्या ये है। उसके बाद आप लोग दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस का पैकेज लिए होंगे, जो भी स्टूडेंट लिए हैं, उसमें 159 या 160 पीडीएफ अपलोड हो चुका है। उसी पीडीएफ में सारी चीज़ें आप लोग को कवर की गई है। आप इन 160 पीडीएफ को एक बार देख लीजिए अच्छे तरीके से, तो विश्वास मानिए अगले 1 साल तक जो भी आपका टॉपिक आएगा ना, उसका पहले ही एक आपके पास डाटा होगा, बहुत से डाटा आपके पास होंगे, बहुत से सोर्स हो जाएंगे। तो आप उसे रिवाइज लगातार कीजिए ताकि है ना बेहतर परिणाम लाया जा सके। चलिए
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आगे। भारतीय कुश्ती संघ 15 खेल संघों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नोटिस जारी किया है। यह क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे। यह टॉपिक आपको यूपीएससी के जीएस पेपर 2 सांविधिक निकाय वैधानिक निकाय के टॉपिक से कवर होगा। तो ध्यान रखिएगा, इस टॉपिक में इतना इंपॉर्टेंस क्यों है आपको अभी समझ में आएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार है हमेशा चर्चा में रहता है, और इसने क्या किया, इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। देखिए स्वतः संज्ञान लिया है, जो मामला है कि खिलाड़ियों के साथ यौन उत्पीड़न या इस प्रकार से दुराचार होता है, तो उसके लिए हर खेल संघ में प्राधिकरण में आपको क्या है कि एक कमेटी बनानी है जिसमें आपके इससे संबंधित मामलों का निदान हो सके। पर 15 से अधिक ऐसे खेल प्राधिकरण है जहां पर आपको ऐसी फैसिलिटी नहीं उपलब्ध है। तो 15 खेल संघों सहित खेल मंत्रालय को, भारतीय खेल प्राधिकरण को, भारतीय क्रिकेट बोर्ड मंत्रालय को, बीसीसीआई को नोटिस जारी किया है और यौन उत्पीड़न से रोकने संबंधी कानून अर्थात प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2018 के तहत खेलों के संग आंतरिक निकाय समिति के गठन कार्रवाई को लेकर 4 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। तो यह मामला क्या है, आपको चर्चा में आ जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार ने उन मीडिया रिपोर्टों से स्वतः संज्ञान लिया है। देखिए स्वतः संज्ञान क्या होता है, स्व मोटो यही अधिकार है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि किसी भी तरीके से कोई आयोग या कोई एजेंसी क्या कर रही है, स्व मोटो ले रही है। उसका पीछे का मूल मकसद यही होता है, जो न्यूज चल रहा है, जो अव्यवस्थाएं हैं उसमें ठीक करने की है, उसके लिए जवाबदेहिता तय करनी है, इसके लिए बात हो रही है। तो भारतीय कुश्ती संघ के आंतरिक शिकायत समिति नहीं है जिसमें से कानूनन अनिवार्य होना चाहिए था, जो अनिवार्य प्रवृत्ति की है। भारतीय संघ ही नहीं बल्कि 30 भारतीय खेलों के संदर्भ में ऐसी बातें की गई जिसमें से करीब 15 संघ जो समिति है गठित न होने के कारण जानकारी मांगी है। इसका अवसर खिलाड़ियों के विधिक अधिकार और सम्मान पर भी पड़ेगा। अगर नहीं रहता है तो क्या होता है, ये सब चीजें आपको होनी चाहिए। अब चलिए हम लोग बात करेंगे इसका मेन स्ट्रीम, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार के संदर्भ में टॉपिक पे, और ये आपको पूछ सकता है कहीं भी, तो आपको ध्यान रखना है। तो चलिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है उससे पहले हम लोग जानते हैं। तो 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई है। आयोग मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006, मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के संशोधित किया गया था। इसके तहत इसे अधिकार प्राप्त है। अब ध्यान रखिएगा आगे कि आयोग है ना, पेरिस समझौता सिद्धांतों के अनुरूप स्थापित किया गया। पेरिस अक्टूबर 1991 में मानवाधिकार के प्रचार संरक्षण के लिए अपनाया गया था, जिसे दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अनुमोदित किया गया, जिसे हम लोग मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा के तौर पर भी देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अक्टूबर 1991 की स्थिति थी और दिसंबर 1993 के बाद की जो स्थिति है उसी के संदर्भ में आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार का शक्तियां, अधिकार और गतिविधि देखने को मिलता है। यह एक बहुस्तरीय निकाय होता है, अर्थात एक से अधिक इसमें सदस्य होंगे। एक अध्यक्ष और 4 सदस्य के तौर पर इसमें होते हैं, अर्थात 5 सदस्यीय आयोग होता है जिसमें 1+4 का कॉन्सेप्ट होता है। तो ध्यान रखिएगा, आगे बात होगी इसमें एक व्यक्ति, ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति जो भारत का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो वह अध्यक्ष होगा। या तो भारत का मुख्य न्यायाधीश है या तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है, वही आपको अध्यक्ष बनेगा। और ध्यान रखिएगा नियुक्ति कैसे होती है इन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की। तो इसके लिए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, पीएम की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति के सिफारिश के आधार पर की जाती है। कितनी समिति? 6 सदस्यीय समिति के सिफारिश। तो उसमें कौन कौन शामिल होते हैं? तो प्रधानमंत्री सहित लोकसभा का अध्यक्ष होंगे पहला, राज्यसभा के उपसभापति होंगे, संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी, लोकसभा के भी विपक्षी के नेता होंगे और राज्यसभा के, और अगर विपक्षी नेता नहीं होंगे तो जो सबसे बहुमत दल वाला होगा विपक्षी नेता, वो विपक्षी दल होगा उसके लोग जो एक किसी को भेज सकते हैं। ध्यान रखिएगा केंद्रीय गृह मंत्री भी शामिल होता है इस सदस्य कमेटी में। ध्यान रखिएगा इसके कार्यकाल क्या है। तो कार्यकाल इनका क्या होता है, आयोग अध्यक्ष के कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष दोनों में जो भी पहले हो वो पद धारण करते हैं। कुछ स्थितियों में राष्ट्रपति क्या करता है, पद से हटा सकता है, कुछ विशेष परिस्थितियों में
किसी सदस्य को, अध्यक्ष या सदस्य को राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, अर्थात प्रसाद प्रयत्न भी कार्य करता है। अब कार्य या भूमिका जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो ध्यान रखिएगा, दीवानी अदालतें संबंधी शक्ति प्राप्त है। इसमें कार्रवाई एक न्यायिक विशेषता के तौर पर देखी जाती है। ध्यान रखिएगा, आपको क्या है, दीवानी आयोग का कार्य क्या है, मुख्यतः सिफारिश प्रकृति, अर्थात वो केवल सिफारिश कर सकता है, ऑर्डर नहीं दे सकता। ध्यान रखिएगा, सिफारिश केवल कर सकता है। अब मान लीजिए कोई, अब ये नहीं बोल सकता है, मान लीजिए ये 15 कमेटी बना, मान लीजिए 15 से रिपोर्ट मांगा, 15 जगह नहीं माना है, 15 जगह अगर समिति नहीं है तो यह ऑर्डर नहीं दे सकता है। क्या नहीं ऑर्डर दे सकता है कि आपको है ना इतने दिन के अंदर है ना नियुक्ति कर देना है, नहीं तो आप पर कानूनन कार्रवाई कीजिए, ये नहीं कर सकता। ये बोलेगा नियुक्ति होनी चाहिए, इसके बाद संबद्ध प्राधिकरण को है ना न्यायालय के माध्यम से नोटिस जारी करवाएगा। तो ये सब चीजें आपको स्पष्ट होनी चाहिए। ये बाय लैंग्वेज काम करता है, अर्थात बाय बाय प्रोडक्ट के रूप में काम करता है, इसको ध्यान में रखना है। अब यह सिविल या दीवानी मामला आया है, तो इसे आप लोग देख लीजिए, नहीं तो बार बार आप लोग कंफ्यूज होते हैं। तो सिविल या दीवानी मामला उसे कहते हैं जो संपत्ति संबंधी, पद संबंधी अधिकार विवादित हो, चाहे ऐसा विवादित अधिकार धार्मिक कृत से भी हो सकता है, कर्मों से संबंधित हो सकता है, प्रश्न हो सकता है, कार्य से संबंधित, अविलंब क्यों ना हो। यहाँ बात भी तात्विक नहीं है कि वह पद किसी विशिष्ट स्थान से जुड़ा हो या नहीं। जैसे कृषि भूमि से संबंधित मामले होंगे तो दीवानी मामले होंगे, मोटर यान या रेल दुर्घटना संबंधित मामले होंगे तो दीवानी मामले के तौर पर, श्रमिकों से उन नियोजकों के मध्य विवाद जो सरकारी कर्मचारी सेवा संबंधित मामले हो तो सभी दीवानी मामले में आएंगे। जहां पर अमूमन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि दंड का प्रावधान नहीं होता है, और फौजदारी मामला वो होता है जो कोई ऐसा मामला जो किसी व्यक्ति को कोई अपराध, ध्यान रखिएगा, के लिए दंड दिए जाने के विचारात किया जा रहा हो तो वैसे सभी मामलों आपराधिक या फौजदारी मामला कहते हैं। उसके लिए हत्या होता है और भी मामले ऐसे होंगे जहां पर उसे दंडित किया जाएगा। तो इस सब प्रकार के मामले, चोरी डकैती सब मामले होंगे, आपको फौजदारी में आएंगे। चलिए, अब आयोग जो होगा, मानवाधिकार आयोग का उल्लंघन के लिए, आयोग जो है मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए शिकायतों की जांच के उद्देश्य केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी अधिकारी या जांच एजेंसी की सेवाओं के उपयोग के लिए अधिकृत है। वो किसी भी व्यक्ति, संस्था या किसी भी व्यक्ति संदर्भ में जो सरकारी एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है, अर्थात राज्य का जो परिभाषा है 1236 के तहत, उसके जो भी संबद्ध एजेंसियां हैं, संस्थाएं हैं, लोग हैं, सरकारी लोग, उसके संदर्भ में आपको क्या होगा कि वो अधिकृत कर सकता है। अब ध्यान रखिएगा, ऐसे किसी मामले में घटित होने से 1 वर्ष के भीतर यह मामला होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 10 साल पहले, 5 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले के मामले को यह देखेगा। मान लीजिए तिथि जिस दिन हुआ है उसके 1 साल तक, मान लीजिए आज कितना तारीख है, 12 मई है 2023, तो अगले 11 मई 2024 तक के मामले को यह अर्थात यह देख सकता है। सॉरी, ये उल्टा हो गया, आज 12 मई 2023 है, तो आपको 11 मई 2022 तक के मामले को यह देख सकता है, उसके पहले के मामले को नहीं देखेगा। तब तक यह प्रक्रिया अपना ली जाती है, ध्यान रखिएगा, ऐसे भीतर देख सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अब ये बोल रहे हैं कि आप लोग सोच रहे हैं ये तो मामला बहुत पुराना है, तो वहाँ पर मानवाधिकार कैसे, तो यहाँ पर स्वतः संज्ञान क्या लिया है, वो मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले में नहीं लिया है। यह मामला लिया है कि जो मानवाधिकार को लागू करने के लिए जो मानक है ना, जो समिति होनी चाहिए, उसी के आधार पर मानव के अधिकार है ना, खिलाड़ियों के अपने अधिकार है, तो सार्वभौमिक अधिकार है कि अपने स्वाभिमान की रक्षा करे। तो उसके लिए एजेंसी जो प्रोवाइड कराएगी, हर एजेंसी में जो कानूनन विधिक अधिकार है कि हम एक कमेटी गठित करेंगे ताकि इस प्रकार के मामलों का निपटारण आपको इनर मूवमेंट में किया जा सके, तो उसके लिए यह अधिकार देते। ये कभी कभी मामला होता है, किसी भी स्तर का हो सकता है, पर मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले में केवल 1 वर्ष के मामले को ही यह देखेगा। ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं इसका ड्रॉबैक भी यह होता है, हो सकता है, होता है भी है, ऐसा नहीं हो सकता नहीं है भी ऐसे मामले में। ध्यान रखिए, आयोग को मानवाधिकार उल्लंघन किए जाने की तिथि से 1 वर्ष की समाप्ति के बाद, ध्यान रखिएगा, किसी भी मामले की जांच करने का अधिकार नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, यह न कहीं कहीं ड्रॉबैक है। अगर आप अधिकार दिए हैं, शक्तियां दिए, तो उसे स्वच्छंद रूप से दे दीजिए, ताकि ऐसे मामले में क्या करें कि बहुत सा ऐसा होगा, मान लीजिए हम गांव का देश है ना,
मान लीजिए दूर दराज क्षेत्र में आप ले लीजिए किन को, किसी भी राज्य के, अगर पूर्वोत्तर का कोई एक त्रिपुरा का राज्य है, कर्नाटक का कोई राज्य है, बिहार का कोई राज्य है, महाराष्ट्र का कोई राज्य है, जहां पर इस प्रकार का कॉन्सेप्ट किसी को नहीं पता है, मान के चलिए जो आदिवासी क्षेत्र में है, वनवासी लोग हैं, या बहुत से मेन स्ट्रीम में है जो नहीं जानते मानवाधिकार के संदर्भ में हमको अधिकार कहाँ कहाँ से प्राप्त है, कोई ऐसा मामला है जिनको उनकी जानकारी 1 वर्ष के बाद होती है, तो वो क्या करेगा स्थिति में व्यक्ति? तो उसके लिए ऐसी सख्ती प्रोविजन होनी चाहिए कि जो दूर दराज के लोग हैं, जो किसी कारणवश इनको ज्ञान नहीं है कि हमको मानवाधिकार किस रूप से शक्ति प्राप्त है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में, तो उसके एवज में उस पर निर्णय ले सके। तो ये कहीं ना कहीं ड्रॉबैक देखने को मिल जाता है। अब ध्यान रखिएगा, आयोग के पास मानवाधिकार उल्लंघन करने वाले, देखिएगा दूसरा ड्रॉबैक यहाँ पे इसके पास यह भी है कि मानवाधिकार उल्लंघन करने वाले दंडित शक्ति प्राप्त है, अर्थात दंड नहीं दे सकता है। तो न ही पीड़ित को आर्थिक सहायता सहित कोई राहत दे सकता है, न ऐसा कोई पीड़ित है उसे आर्थिक सहायता भी दे सकता है। यह केवल क्या कर सकता है, अनुशंसा कर सकता है। संबद्ध संबद्ध जो भी व्यवस्था होगा, जो भी एजेंसी होगा, जो भी आयोग होगा, जो भी मंत्रालय विभाग, किसी को भी वो क्या कर सकता है, अनुशंसा कर सकता है कि देखिए अब मान लीजिए महिला संघ में है तो उसको अनुशंसा करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप इसके लिए कमेटी बनाइए। तो ये अनुशंसा अमूमन तौर पर ना माना जाता है, ऐसा नहीं कि मान लीजिए राष्ट्रीय मानवाधिकार को ये शक्ति प्राप्त नहीं है तो वह कुछ अनुशंसा कर देता, आयोग है सिरे से खारिज करता है, ऐसा कुछ नहीं है, माना भी जाता है। अब देखिए सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के समय इसकी भूमिका शक्ति अधिकार से सीमित है, अर्थात सशस्त्र बलों के संदर्भ में किसी प्रकार का मानवाधिकार का उल्लंघन के संदर्भ में इसकी शक्तियां जो भूमिका है अधिकार क्षेत्र नहीं है, अर्थात सीमित है, उसको कम किया गया है, क्योंकि इस पर केंद्र सरकार के सारे नियम कानून लागू होते हैं। अब याद रखिएगा, नोट एक, जब किसी निजी पार्टियों या निजी क्षेत्राधिकारों के माध्यम से मानवाधिकार के उल्लंघन होता है तो उसे कार्रवाई का अधिकार नहीं होगा। अब मान लीजिए कि निजी क्षेत्राधिकार या निजी पार्टियां, अब कोई निजी संदर्भ में ये कैंपस मान लीजिए, कैंपस है, उसमें बहुत से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष को मानवाधिकार के संदर्भ में सभी को समान अधिकार प्राप्त होना है, जीवन के लिए जीवन जीने के लिए सम्मान संबंधित अधिकार प्राप्त होना चाहिए। निजी व्यक्ति निजी क्षेत्र में ऐसा कोई उल्लंघन होता है तो मानवाधिकार उस पर नहीं जाएगा, उसके लिए दूसरी तरीके से एजेंसी का प्रयोग करेगा। वो अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए क्या कर सकता है, न्यायालय जा सकता है, जहाँ पर मौलिक अधिकार के संबंध में रिट जारी करती है न्यायालय 3200-226 के तहत, वो कर सकता है। पर यह राष्ट्रीय मानवाधिकार इसके लिए आपको उसकी सीमा से बाहर है। दूसरी चीज कि मान लीजिए कोई पिता पुत्र है, पिता परिवार है, परिवार में पिता है ना, उसके 4 बेटे, चारों के साथ अलग अलग व्यवहार करता है, तो ये बेटे लोग हैं ना क्या करेंगे, यह राष्ट्रीय मानवाधिकार नहीं जा सकते, इसके लिए कहाँ जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं। न्यायालय कहाँ जाएंगे, न्यायालय में अपना अपना बताएंगे कि हमारा संपत्ति का बंटवारा बेहतर तरीके से नहीं हो रहा या किसी कारणवश हमसे भेदभाव हो रहा है, तो न्यायालय उसके लिए निर्णय लेगा, न कि राज्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आपको इसके लिए फैसले लेंगे। तो क्लियर यहाँ तक चीजें समझ गए होंगे, तो आगे हम लोग बात करते हैं। चलिए, आप युक्ति आईएएस का ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, एंड्रॉयड अवेलेबल, अगर वर्जन यूज करते हैं मोबाइल तो आपको गूगल प्ले स्टोर पर है, और एप्पल स्टोर आप यूज़ करते हैं तो एप्पल फ़ोन यूज़ करते हैं, आईएसओ वर्जन यूज़ करते हैं तो आपको एप्पल स्टोर पर हमारे युक्ति आईएएस का ऐप मिल जाएगा। और उसके लिए ध्यान रखिएगा, लिंक आपको प्रोवाइड कराया गया है, आप प्राप्त कर सकते हैं। सपोर्ट कीजिए, आप लोग अगर बेहतर एनालिसिस लगता है तो बेहतर तरीके से चीज़ों को कवर कीजिएगा। कल 2 दिन आपको एनालिसिस नहीं होगा क्योंकि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम संडे को है, तो 2 दिन रेस्ट कीजिए आप लोग। मेरे पास भी कुछ स्टूडेंट आएंगे तो थोड़ा सा उनको सहयोग करना है, छोड़ना है, तो ये सब चीज़ें हैं ना, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। तो 2 दिन, कल सैटरडे और संडे को कोशिश करूँगा, अगर हो गया कल का तो ठीक है, नहीं तो संडे को तो बंद ही रहेगा, संडे वैसे भी ऑफ रहता है। तो ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। देखिए केस स्टडी से जरूर ध्यान रखिएगा। केरला स्टोरी आया है ना, जिस पर बहुत से लोग विवाद अपना दे रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा चीज़ें भ्रमात्मक है, प्रोपेगेंडा है, बहुत सी चीज़ें बातें बोल रही है बहुत से लोग। आज मैं सुबह सुबह ट्विटर खोल ओपन किया हो तो उसमें एक अंजुमन भारतीय अंजुमन पत्रकार है, उनके द्वारा है ना आपको
ध्रुव राठी का ना एक वीडियो लिंक शेयर किया गया, बोला गया है कि जो भी लोग जिनके आंख पर पर्दे पड़े हुए हैं तो इस वीडियो को देखिएगा। तो मैंने उनको ट्वीट किया, बताया भी, बोला, पूछा एक प्रश्न, जब दहलीज आग का है ना ताप, जब आग लगता है, आग का तपन जब आपके दहलीज पर होता है ना, तो आग का है ना भयावता पता चलता है कि आग का जलन क्या है। ऐसे नहीं पता चलेगा ना आग क्या है। आग का जलन है ना, उस घर से पूछिए, उन लोगों से पूछिए जो उस आग के ना जलन तपिश में शामिल है, अर्थात जिनका घर जल चुका है, जिन लोग उनसे जले हुए हैं। अर्थ यह समझिएगा, हम लाख कोशिश कर ले, लाख चीजें बता दे कि यह गलत है, मैं भी सिरे से नकारता हूँ, ऐसा चीजें नहीं है मान लीजिए, पर 1% भी है तो उसकी जवाबदेहिता कौन लेगा? मेरा सवाल यही सभी लोगों से होता है, जो भी ऐसे लोग कॉन्सेप्ट देते हैं कि नहीं है। मान लीजिए संख्या कम हो सकता है, पर ऐसा है, सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहा, चल रहा है, लगातार आप केस स्टडी में देखते हैं। देखिए यहाँ पर हजारीबाग में ईसाई महिला को मुस्लिम बनाए और रांची में महिला की हत्या कर दिया। रीजन उसके पीछे क्या था, आप चीजें समझ सकते हैं। अब दूसरी महिला, एक मौसम खान ने प्रेम नाम से बनकर युवती से विवाह कर और शादी किया, उसे छोड़ दिया। अब मैंने आपको क्या बोला, प्रेम विवाह करना गलत चीज नहीं है। अगर आपको लगता है कि हमको प्रेम विवाह है, प्रेम विवाह करना है, मुझे प्रेम किसी व्यक्ति विशेष से हो गया, मेल फीमेल से, तो अपनी पहचान मत छुपाइए। नहीं, जैसे ही पहचान छुपाते हैं तो आपकी मंशा स्पष्ट हो जाती है यहाँ पर कि आपके इसके पीछे की मंशा क्या है। तो यहाँ पर लव जिहाद जैसे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। उसके बाद बहुत से कॉन्सेप्ट जो उभरे हैं केरला स्टोरी में, या तो कश्मीर फाइल्स में आप लोग देखते होंगे, तो वो सब उभर का प्रश्न है ना सामने ला देते हैं समाज के, और आपसे प्रश्न किया ही जाएगा उसके बाद। तो उसके बाद अल्पसंख्यक का जो कार्ड है, बहुत लोग खेलने लगते हैं जो इस प्रकार से लोग हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम परिवार में सभी के सभी लोग हैं ना इस प्रकार से कार्य गतिविधि कर रहे हैं, उसमें से 10% भी कर रहे हैं, उसी के कारण पूरा कुनबा ना प्रश्न चिन्ह के घराने में आ जाता है, प्रश्न चिन्ह में आ जाता है। तो मैं शुरू से बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, आप जो मैं पुराने स्टूडेंट हैं उनको क्या बोलता हूँ, जब तक आप किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं ना, उसके सामाजिक मान्यताओं का उल्लंघन नहीं कर रहे, उसके धार्मिक आधारों का उल्लंघन नहीं कर रहे, धार्मिक मान्यताओं को आक्षेप नहीं कर रहे, या इस प्रकार से कोई कृत्य नहीं कर रहे जिससे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़े, तब तक राज्य है ना चुपचाप बैठा रहेगा, आपको करने देगा। जिस दिन ये उल्लंघन कर दीजिएगा, युक्ति प्रतिबंध वाला कॉन्सेप्ट जो मैं बताया था, उस दिन आपसे सारी एजेंसियां ना प्रश्न चिन्ह करना शुरू कर देगी। तो उस समय क्या होगा, तो आपको दर्द होगा, आप बोलिएगा अल्पसंख्यक है, तो उस समय राज्य ने कभी नहीं सुनेगी कि नहीं तुम अल्पसंख्यक हो तो तुम्हें क्या होगा। अब सोच के देखिए, मैं इसका एग्जाम्पल ऐसे दे सकता हूँ, बहुत से ऐसे मुस्लिम परिवार होंगे, बहुत से ऐसे मुस्लिम परिवार होंगे जिन पर आज तक पुलिस है ना, उनकी 3 से 4 पीढ़ियां खप गई होंगी अभी तक, जब से भारत में मुस्लिम अनुसरणकर्ता लोग आए हैं, 4 से 5 6 10 पीढ़ियां पीढ़ियां खप गई होंगी, फिर भी उनका एक भी व्यक्ति विशेष जेल नहीं गया होगा। ऐसे बहुत से होंगे, जेल का दर्शन तक नहीं किया होगा, किसी भी रूप से, किसी भी तरीके से, मान लीजिए उनको कोई जरूरत हो उसके आधार पर भी नहीं होगा। तो वैसे व्यक्ति भी है ना। अब है, मान लीजिए, क्या वो अल्पसंख्यक नहीं है? क्योंकि वो सही तरीके से सारे नियम कानून फॉलो कर रहे, जो मान लीजिए क्षेत्र में बहुत से नियम बने उसको फॉलो करे, वो सभी के लिए, वो हिंदू के लिए सेम है, मुस्लिम के लिए सेम है, ईसाई के लिए सेम है, इस और भी लोगों के लिए सेम है। पर जैसे ही कोई व्यक्ति विशेष इस प्रकार का कृत्य करता है जो युक्ति प्रतिबंध का उल्लंघन करता है, तो क्या होता है कि आपको प्रश्नगत किया जाएगा, आप पर क्या होगा, राज्य की एजेंसियां सख्ती घोषित करेगी। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं केवल मुस्लिमों के साथ होता है, ऐसे हिंदुओं के साथ भी होगा, ऐसे ईसाइयों के साथ भी होता है या नहीं होता है। सो बेसिक स्तर पर आप समझ के देखिएगा, बात की कहानियां छोड़ दीजिए, पहले बेसिक स्तर पर समझिए कि ऐसा होता है या नहीं होता, राज्य ऐसा कार्य करती है कि नहीं करती है। जब ऐसा करती है तो ऐसे कृत्य क्यों किया जाए, सबसे पहले प्रश्न तो है, ऐसा कृत्य क्यों किया जाए। आप प्रेम विवाह करो, चुपचाप प्रेम विवाह करो, बिना नाम परिवर्तन किए, कोई आपसे सवाल जवाब नहीं करेगा। क्या अन्य धर्मों में नहीं होता, अन्य लोगों के द्वारा नहीं किया जाता, किया ही जाता है। पर जैसे ही आप नाम परिवर्तन करिएगा, तो जो भी इससे रिलेटेड किसी कारणवश, मान लीजिए लव जिहाद का कॉन्सेप्ट आ गया, कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई सनकी व्यक्ति लव जिहाद का कॉन्सेप्ट दे दिया,
तो वो कॉन्सेप्ट सच होता दिख रहा है ना लोगों को, तो यही प्रश्नगत होगा कि नहीं ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे ही केरला स्टोरी में बातें उभर कर सामने, पहले लव जिहाद किया गया, धर्म प्रांतरण किया गया, उसको धर्म दूसरे धर्म के प्रति अर्थात हिंदू धर्म के प्रति क्या किया गया, मानव में उस व्यक्ति विशेष में कृतियां भरी गई, उसके बाद उसे लव जिहाद करके पहले शादी किया गया, बच्चे पैदा किए, उसका उसको सीरिया भेज दिया गया आईएसआई के लिए एजेंट के तौर पर। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट अगर दिया गया, अगर ये पद्धति अपनाते हैं तो आपसे प्रश्न चिन्ह करा जाएगा। और इसमें जो लोग हैं ना काउंटर करते हैं ना, उस पर मुझे हंसी लगता है कि आप समस्या को समझ नहीं रहे हैं, केवल धर्म के आधार पर चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं या समझ रहे हैं ना, तो ये मानव जाति का है ना, मानव जाति का सबसे बड़ा हानि कर रहे हैं कि हर चीज में धर्म जोड़ के देख रहे हैं। पहले समस्या देखिए क्या है, नहीं तो क्या होगा। मैंने एक भविष्यवाणी किया था, जिस संस्था में स्वयं में सुधार करने का कॉन्सेप्ट नहीं होगा ना, वो संस्था समाप्त हो जाती है। बहुत से ऐसे अनगिनत संस्था आपको देखने को मिलेगा। धर्म भी एक ऐसी संस्था है, जिस धर्म में समय के साथ बदलाव करने की प्रवृत्ति नहीं होगी ना, वो आने वाले समय में उससे उतने ही प्रश्न खड़े किए जाएंगे बदलाव के, और वो बदलाव नहीं आएगा, उसमें अपने समान रुचि पद्धतियों को नहीं बदलेगा, तो स्वयं उसके अस्तित्व पर खतरा हो जाएगा। और यही अकबकाहट है ना अरब कंट्रियों में, खासकर भारतीय मुसलमानों में देखने को मिलता है। थोड़ा सा कुछ आपसे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देगा तो आपको लगेगा कि नहीं आपका धर्म संकट में। ऐसा बिल्कुल नहीं, आपकी रीतियां संकट में है, आप जो पद्धतियां अपनाई हुई है ना वो संकट में होना चाहिए। आप किसी भी धर्म विशेष का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं बेहतर अंतिम परिणाम तक है। अब मैंने क्या, एक बार आप लोग को याद होगा कि मैंने क्या बोला था कि इस्लाम का कॉन्सेप्ट क्या था, पाक शरीक था, अर्थात जो व्यवस्थाएं उस समय थी समसामयिक दौर में, अर्थात जब इस्लाम का उदय हुआ, उसने उन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया था जहां पर जटिल व्यवस्था कायम थी। तो उस संदर्भ में आप अगर इस्लाम को देखते हैं तो आपका इस्लाम जिंदा है। नहीं तो अगर आप उसी चीज को अपना रहे हैं, उससे भी बेहतर रूढ़िवादी चीजों को ला रहे हैं, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट आ रहे जो राज्य की युक्ति प्रतिबंध को ह्रास करता है, तो आप पर ये बार बार सवाल उठेगा। और यह पूरे मुसलमान कुनबा से, मुसलमान लोगों से यह क्या है, स्वयं मंथन करने की जरूरत है कि केरला स्टोरी में जो सवाल उठाया गया क्या वो वाजिब है, और वाजिब है तो जाइए उसको सुधारिए, अगर वाजिब नहीं है तो उसके लिए सबूत पेश कीजिएगा, नहीं तुमने कैसे इसे ला के दे दिया। ललन टॉप एक चैनल है, उसके वीडियो इंटरव्यू जाके देखिएगा। एक केस मैंने आप लोग को पिछले साल स्टडी किया था जिसमें ये बातें की गई थी कि एक पुरुष पिता अपने पुत्री को धर्म परिवर्तन किया है तो उसने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गया था, याद होगा। उस केस का नाम मैं अभी फिलहाल भूल रहा हूँ, रबिया या कुछ इसी तरह से नाम है शायद, में भी जहाँ तक होगा, नहीं तो मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा। वहां पर सुप्रीम कोर्ट भी उस बच्ची के धर्मांतरण के मामले में पिता को है ना क्या माना था, पिता को सही माना था। केवल आप अगर 21 वर्ष तय कर ले, पूरा कर लेते, इसका अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि अपनी जो सामाजिक दायित्व है उससे अलग हो जाइए। पिता का, माता का या पूरा परिवार का जो जो कॉन्सेप्ट है उसको पैर मार के आप अलग कॉन्सेप्ट अपना ले। आपकी व्यक्तिगत राय जरूर हो सकती है, तो उसके पीछे पिता और माता का जो अवधारणा है, उसके सामाजिक दायित्व है, उसके सामाजिक रहन सहन की पद्धति है, उसको आप तार तार नहीं कर सकते। उसी को समझने का प्रयास कीजिएगा इस केस स्टडी से। और जो लोग ये बात करते हैं ना, हिंदू या मुस्लिम हो या कोई लोग, तो ये केस स्टडी का ना वीडियो लिंक आप जरूर भेजिएगा, उनको समझाइएगा इन ये चीजें हैं समाज में ना, तो ही तो आपसे प्रश्न चिन्ह करा करा जा रहा है। देखिए, मंत्रांतरण के बाद, निकाह के बाद युवती को छोड़ा, आरोपित का माता पिता भाई गिरफ्तार, तो ये सारे मामले ऐसे ही हैं। और ऐसे हजारों मामले, मैंने आप लोगों को दुमका का मामला बनाया, या तो आपको दिल्ली का मामला था। तो ये सब चीजें आपको देखनी है, समझनी है। आप यूपीएससी एस्पिरेंट है, देखिए यूपीएससी एस्पिरेंट है ना, न किसी का समर्थन कर सकता है न किसी का विरोध कर सकता है, वो केवल तथ्यों के आधार पर ना उसका आकलन कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ना पूर्ण रूप से आप समर्थन कर सकते हैं न पूर्ण रूप से विरोध कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट एस्पिरेंट के साथ होता ही नहीं है। अगर ऐसा है तो आप एक राजनीतिक पॉलिटिक्स व्यक्ति हो जाइएगा ना,
आपको प्रशासन चलाना है जहां पर दोनों तरह के लोग आएंगे और दोनों की तरह न्यूट्रल व्यू रखना है, तो तथ्यों के आधार पर ही आंकड़े रखिएगा ना। और जो व्यक्ति विशेष तथ्यों के आधार पर आंकड़े को रखता है तो वो बेहतर स्थिति में होता है। इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। यहाँ पर देखिए एक और विरोधाभासी हास्पद रिपोर्ट आया जिसमें विदाउट बॉर्डर का जो रिपोर्ट है, जिसमें रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का जो रिपोर्ट आता है, जिसमें हम विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ जो स्पीच की बात होती है, ये सब बातें जो होती है ध्यान रखिएगा। उसमें भारत की आज़ादी 161वां स्थान दिया गया। देखिए बात यहाँ पर पहले भी मैंने बताया था कि इस प्रकार की आंकड़े क्यों आते हैं, जहाँ पर श्रीलंका को हमसे बेहतर, अफगानिस्तान को हमसे बेहतर या पाकिस्तान को हमसे बेहतर बताया जाता है। और तीनों कहीं ना कहीं हालिया दशकों में, हालिया कुछ वर्षों में हमेशा प्रभावित रहे। अब अफगानिस्तान में देखिएगा क्या है, तालिबान जो हमेशा बंदूक की नोक पर शासन व्यवस्था अपनाना चाहता था, जहां महिलाओं के अधिकार को संरक्षित नहीं करता है, अर्थात ये सब चीजें स्पष्ट हो रही है। उसे हमें मानवाधिकार अर्थात प्रेस में फ्रीडम इंडेक्स में है ना, आपको ये प्रेस स्वतंत्रता की आज़ादी में हमसे बेहतर स्थान दिया गया। पाकिस्तान में बात की जा रही है जहाँ पर सरकारें अस्थिर है, तो बात यहाँ सरकार के अस्थिर होने से या किसी के शासन व्यवस्था से प्रेस कैसे प्रभावित हो जाएगा, ये बातें सवाल आप कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा व्यवस्थाएं कैसे प्रभावित होती है। देखिए चलिएगा एक रोटेशन याद रखिएगा। अगर व्यवस्था जो कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, तीनों में से कोई एक डैमेज होता है तो उससे संबंधित जितनी एजेंसियां होंगी राज्य की वो प्रभावित होगा। उस पर नियंत्रण स्थापित करने वाले जितने भी एक्टर्स होते हैं, जैसे प्रेस होगा, मीडिया होगा या कोई अन्य भी, वो भी कहीं ना सकारात्मक और नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे। ध्यान रखिएगा। तो इससे व्यक्ति विशेष पर क्या प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। जितना मजबूत यह होगा यह व्यवस्था उतना मजबूत होता जाएगा, जितना यह कमजोर व्यवस्था होगा तीनों में से कोई यह व्यवस्था कमजोर होता जाएगा। और ये अंतर्गतता क्या होगा, यह व्यवस्था को कमजोर करता है। इसलिए मैं बात बोल रहा हूं कि आपको यह समझने की जरूरत है। अगर आपसे पूछे इंटरव्यू में ऐसा क्या कारण है भारत इतना वृद्धि कर रहा है एक तरफ से, जहां पर विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था है और 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने के दौर में है, ऐसे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है, पर हम इन छोटी छोटी चीज़ों में, गरीबी सूचकांक में, भुखमरी सूचकांक में, या तो फिर प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान या तो इस प्रकार के जो देश है उससे भी हम नीचे हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझाना होगा कि जो रिपोर्ट आता है ना, रिपोर्ट वो कुछ लोगों के है ना संग्रह के रिपोर्ट के आधार पर आता है। मान लीजिए 1000 लोगों का इंटरव्यू कर लिया गया, उसके आधार पर यह जरूरी नहीं है कि इन 1000 लोगों में सभी लोग बेहतर पॉजिटिव इम्पैक्ट वाले होंगे या 1000 लोग नेगेटिव इम्पैक्ट वाले होंगे। इसमें से कुछ लोगों का भाव यह होगा कि भारत, कोई मान लीजिए 10 में से 10 लोग ऐसे मिल गए जो भारत की बुराई चाहते हैं, तो वो 10 लोग क्या कहेंगे, नहीं भारत ये सब चीजों मामलों में बुरा है। अब देखिएगा ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ। आप सुबह सुबह या कभी भी खोलिएगा कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है, कोई भी चैनल खोलिएगा, न्यूज़ चैनल, कोई भी न्यूज़पेपर्स, क्या वो अपने बातों को रखने के लिए स्वतंत्र नहीं है? अगर स्वतंत्र हैं तो ध्यान रखिएगा, तो हमारा फ्रीडम इंडेक्स, स्वतंत्रता का जो फ्रीडम इंडेक्स है रिपोर्ट्स का, वो कहीं ना प्रेस का, तो कहीं ना कहीं और बेहतर होना चाहिए। अगर नहीं है, आप प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति से लेकर किसी व्यक्ति विशेष को है ना प्रश्न चिन्ह कर खड़ा कर सकते, उसके लिए पॉजिटिव नेगेटिव बातें करते, यहाँ तक कि निजी टिप्पणियां कर देते, फिर भी राज्य की एजेंसी आप पर कार्रवाई नहीं करती है। तो कहीं आप समझ सकते हैं कि हाँ हमारा सिस्टम क्या कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है लोगों को। तो ये बातें यहाँ की गई है। कुछ लोग यहाँ देखिए, ध्यान रखिएगा, देखिए कुछ तमाम पत्रकार अत्यधिक दबाव के कारण खुद को सेंसर करने के लिए मजबूर हैं। तो प्रेस की स्वतंत्रता बाधित किए जाने पर जब चर्चा होती है, उसका अर्थ निकलता है कि राज्य और शासन है होने वाली बाधा, लेकिन रिपोर्ट भारत राजनीति की और प्रेस की राह में स्पष्ट बाधा की कोण के संकेत दे रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि बहुत से मामले में आप देखते होंगे कि आपको
लोग इंटरनेट मीडिया पर, लोकतांत्रिक मंचों पर जिस बड़े स्तर बड़े बड़े पत्रकार ढंग से रिपोर्टिंग कर रहे हैं खुले मन से, जिस तरह मीडिया हाउस खास व्यक्ति और विचारधारा विरोधी पत्रकारिता बेरोक टोक रूप से काम कर रही है, विदाउट बॉर्डर बॉर्डर जो है जैसी संस्थाएं रिपोर्ट कर रही है, भारत विरोधी रुख सवाल कर रहे हैं, तो क्या वो काफी नहीं है स्वतंत्रता के लिए? अब देखिएगा, कुछ लोगों का नाम मैं लेता हूं तो आप चीजें समझ में आएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिसमें सरकार के प्रत्येक काम के लिए नेगेटिविटी फैलाता है कि हाँ सरकार ने ये काम किया, उसमें नेगेटिव बातें खोल ढूंढता है, तो भी सरकार उस पर प्रतिबंध नहीं लगाती है। तो ये कहीं ना कहीं क्या होता है, आपको स्वतंत्रता दिए हुए। सेंसरशिप का मतलब यह होता है ना कि आप में है ना किसी प्रकार के सरकार के नीति का उल्लंघन करते हैं तो आप पर सेंसर प्रतिबंध लगा देता है हमेशा के लिए, और आप दोबारा उसको है ना उससे संबंधित कोई भी मान लीजिए पत्रिका है या आप न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, मीडिया सोशल मीडिया चला रहे हैं, उसके लिए आपको सेंसर लगा दिया जाएगा, आप पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो कितने लोगों पर कराई जा रही है? अगर मान लीजिए 141 अरब की जनसंख्या में से 2-4 लोगों पर, 10 लोगों पर या 500 लोगों पर रिपोर्ट आने के बाद बहुत बार उनको नोटिस दिया जाता है, उन नोटिसों को उल्लंघन करने के बाद भी अगर उनको गिरफ्तार किया जाता है और इस प्रकार से सेंसर लगाया जाता है, तो इसका अर्थ यह नहीं होता है कि भारत में है ना प्रेस जो स्वतंत्रता सूचकांक उसमें 61वां स्थान आ जाए। तो ये सब चीजें आकलन करने की जरूरत है। और इसका थीम जो था, याद रखिएगा, हर साल सूचकांक जो है रिपोर्टर्स विद बॉर्डर जो निकालता है, पेरिस वाली संस्था जो हर साल एक थीम निर्धारित करती है, उसी थीम के आधार पर करता है। तो अधिकारों के भविष्य का आकार देना, मानवाधिकारों का वाहक के रूप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की थीम था इसका। अर्थात कहने का मतलब हम मानव अधिकारों को कितना बेहतर बनाने के प्रयास में अभिव्यक्ति की आज़ादी, बोलने की स्पीच दिए हुए हैं, उसके संदर्भ में आपको प्रेस की स्वतंत्रता निर्धारित हुई थी इस बार। तो सोच के देखिएगा, क्या मानवाधिकार के उल्लंघन में जितनी अभिव्यक्ति की आज़ादी हमें प्राप्त है हमारे देश में, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोल के तो देखिए एक बार, समझ में आ जाएगा। यूट्यूब खोल के देखिए, फेसबुक खोल के देखिए, ट्विटर खोल के देखिए, इंस्टाग्राम खोल के देखिए, जिस प्रकार से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे देश में प्राप्त है वो अन्य देशों में है क्या, सोच के देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ डाटा दिया गया, इस डाटा को है ना थोड़ा सा राइट डाउन कर लीजिएगा। एक पीटी फैक्ट आपको यहाँ से मिलेगा कि पहली और देश की दूसरी, मध्य प्रदेश की पहली और देश की दूसरी सौर नगरी होगी कौन? इंदौर, सांची, सॉरी सांची। तो यहाँ पर 335 किलोवाट के उत्पादन शुरू हो चुका है, सौर उत्पादन। तो ये सब चीज़ें आपको पीटी फैक्ट के तौर पर उपयोग करना है, तो इसे थोड़ा सा राइट डाउन कर लीजिएगा डाटा को। अब देखिए, उपद्रव के विकास में गति थमने की आशंका है। तो मैंने आप लोगों को हाल ही में मणिपुर के घटनाक्रम पर न्यूज एनालिसिस किया था, तो उस न्यूज एनालिसिस को आप लोग इसके साथ टैली कर लीजिएगा। डाटा यहाँ सारा दिया हुआ है, उसी इर्द गिर्द की चीज़ें बातें की गई हैं, तो आप इसे समझने का कोशिश कीजिएगा। आगे हम लोग बात करेंगे फिर न्यूज एनालिसिस। चलिए फिर मिलते हैं। ये पहले भी जाति जनगणना हो चुका है, बात कर चुके हैं, क्यों क्या मंशा है इसको अंडरलाइन किया हुआ, जिसे भी आप लोग देख लीजिएगा। विशेष तौर पर कुछ चीज़ें नहीं है, जो बातें की जा चुकी है दोबारा उसको क्या सुनना, नहीं तो मिसगाइड हो जाइएगा आप लोग। बाकी चीज़ें जो है, हाँ एक डाटा आप लोग को ये याद रखना है। क्यों याद रखना है कि पीएम जो है, पाकिस्तान का जो पीएम है, जो गिरफ्तार करने की परंपरा है पाकिस्तान में, तो कौन कौन व्यक्ति को पीएम को गिरफ्तार किया गया था, उनका नाम थोड़ा सा याद रखिएगा। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछे ऐसा क्या कारण है कि वहाँ के प्रधानमंत्रियों को लगातार गिरफ्तारी की जाती है, वहाँ पर लोकतंत्र का नाम पर, लोकतंत्र का तो बात की जाती है, पर वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को कायम करने के लिए जो संवैधानिक प्रमुख है उनकी गिरफ्तारी लाजमी लगती है। तो इसके लिए क्या करना है, इस प्रकार के आपको डाटा एनालिसिस एक बार देख लेना है। जो हुसैन शहरी शहीद सोहरावर्दी थे, उनको गिरफ्तार किया गया था, जुल्फिकार अली भुट्टो को, बेनज़ीर भुट्टो को, नवाज शरीफ को, शाहिद शकल अब्बासी को, वर्तमान में शहबाज शरीफ, उनको भी 1 महीने का जेल हो चुका है 2000 सितंबर 2020 में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। तो सभी प्रधानमंत्रियों को लगभग अमुक रूप से पकड़ा ही गया है। वर्तमान में पूर्व इमरान खान भी है, शामिल है। तो इन थोड़ा लिस्ट को देख लीजिएगा ताकि डाटा कहीं आप यूज़ कर सके। डाटा का ही खेल सारा है, जो बेहतर तरीके से डाटा इनपुट करना सीख गया उसका सिलेक्शन का मानक और भी बढ़ जाता है, स्तर बढ़ जाता है, और वो बहुत करीब होते हैं सिलेक्शन के।
तो चलिए फिर कल हम मिलते हैं नए न्यूज एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।